हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मैं 5 महीने बाद आज अपनी बेटी के ससुराल जाने वाली थी। वहाँ आज से पहले जब भी उससे बात हुई तो फ़ोन पर ही बात हुई थी। मैं रोज़ाना अपनी बेटी से फ़ोन पर ज़रूर बात किया करती और वो मुझे बहुत खुश दिखाई देती। उसकी खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता और मैं अपने पति से कहती कि देखो, तुम कहते थे कि अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा क्योंकि वो अंधी है, मगर अब देखो वो कितनी खुश है अपने पति के साथ। उसकी ज़िंदगी तो खुशियों से भर चुकी है। बस अब यही है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरे पति भी गहरी सांस लेकर रह जाते कि शीला, मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के काम काज में कैसे हाथ बटा पाएगी। मुझे कहाँ पता था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों की बड़े बड़े महलों में रहने वाली बच्चियाँ इतनी खुश नहीं हैं जितनी हमारी बच्ची आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद इतनी खुश है। बेटी दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ से वो जगह 4 घंटे की दूरी पर थी, इसलिए जब अनुमति नहीं देती कि कभी बेटी के घर से हो आए। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी है, रो रही है और उसका पति भी उससे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची से रो रो कर परेशान हो रही है और बार बार अपने माँ बाप को आवाज़ें दे रही है। यह दृश्य मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया। फौरन उठकर अपने पति से कहने लगी कि मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ। न जाने क्यों मुझे यह इतना भयानक हुआ सपना आया था। मैंने अगले ही दिन अपने पति को साथ लिया और अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बेटी के घर के बाहर पहुँचे तो दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र इंसान ने खोला था, जो कि मेरी बेटी विधि का ससुर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर न जाने क्यों हमें वहाँ खड़ा देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आई थी, जैसे उनको हमारा यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद न आया हो। मैंने एक नज़र विधि के ससुर को देखा जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। हमारे दिल में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी थी, जिसके पास कई तरह के फल काट कर रखे थे और वो बिल्कुल महारानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट तो वो बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट उनके कानों तक पहुँची तो वो फौरन उठ बैठी, आसपास चेहरा फेरकर कहने लगी, माँ पापा क्या आप दोनों आए हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया, उससे लिपट कर रोने लगे और उसे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वहीं कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बेटी के पास बैठे ही थे कि विधि से कहा कि बेटा तुम्हारा पति कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर मेरी बेटी फौरन हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माँ ये क्या कह रही हो, मेरा पति तो ये सामने खड़ा है। बेटी के हाथ के इशारे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने तो माँ प्यास लगी है, हलक सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी जब बेटी की आवाज़ से मैं उठ बैठी। एक नज़र बेटी की तरफ देखा जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ लहराती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी की हालत पर बहुत डर सताता था। अगर कोई इस चांद से चेहरे को देखता तो उसे गुरूर होता, जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता वह दूसरी बार जरूर उससे नजर उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी ही इतनी सुंदर, मगर जब किसी को पता चलता कि मेरी बेटी अंधी है तो कानों को हाथ लगाकर रह जाता है। कहने लगते कि यकीनन ये माँ बाप के किसी बड़े पाप की सजा होगी जो इतनी सुंदर बच्ची को पैदा हुई और वो भी अंधी थी।
वरना दुनिया में इतने सारे हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी यह रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नए नक्श बचा रखे थे। और चीज़ों को सुनकर और महसूस करके अपने दिल के जरिए महसूस करते हुए थोड़ा सा बहुत चल फिर सकती थी और हमारी आहटों से हमें पहचान सकती थी। मैंने बेटी को पानी पिलाया, एक गहरी नज़र बेसुध होते हुए अपने पति पर डाली, जो दिन भर का थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा था। विधि हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते हैं, मगर हमारी तो जान हमारी इस बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैं अपनी इस अंधी बेटी में भी गुण तलाश करने लगी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूं। ये सिर्फ देख नहीं सकती, मगर घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोच में गुम बैठी थी। जब एक दिन मेरा पति घर वापस आया तो वो काम से थका हारा वापस आया था। वो बाप के कदमों की आहट सुनते ही मेरी बेटी फौरन उठी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहीं अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने पानी भरा और ग्लास लिए बाप के पास आ गई। कहने लगी, पापा लीजिए पानी पीजिए, बहुत थक गए होंगे। ऐसा कहकर वह बाप के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी कि पापा आप यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। रामेश्वर ने जब बेटी की ये बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसके सिर को चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी। रामेश्वर ने जब बेटी की ये बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसके सिर चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ, आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया? मैं अभी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो विधि मुस्कुराकर कह देती है कि नहीं नहीं, माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे कोई काम नहीं करवाती। अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। उस दिन जब मैंने विधि को कमरे में भेजा तो अपने पति से कहने लगी कि हमारी विधि अब जवान हो चुकी है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। मेरी ये बात सुनी थी कि मेरा पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत अजीब सी बात कर दी हो जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। कहने लगा कि पगली, तेरा दिमाग तो सेट है, तू आखिर कहना क्या चाहती है? विधि के बारे में तुझे पता तो है, इसकी आंखों को रोशनी नहीं है। इस हालात में हम अपने बच्चे की शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं कुछ बोलना चाहती थी कि कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि मुझे इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं करनी। ये मेरी बच्ची के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह से आज़ादी है। हमें पता ही है कि अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है। जबकि वही अगर ये ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा? तुम जानती हो तो पति के कामकाज और उसकी जिम्मेदारियाँ, फिर सास ससुर और उसके ननद भावज के रिश्ते, ये सब वो कैसे निभाएगी? इस घर की तो हर एक चीज़ और चप्पे चप्पे हमारी बच्ची को पता है। मेरा पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची को आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर का सोचा करती थी, दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद से आँख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में मैं भी ना रही और मेरा पति भी ना रहा तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सोच सोच कर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। ये गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अंधी थी। एक दो औरतों ने तो ये तक कह दिया था कि क्या था जो ऐसी औलाद पैदा होने से पहले ही मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होगी तो
तरह के मसले खड़े होंगे। आखिर कौन है जो उसको पालेगा? जब यह सोच आती तो मैं यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए। मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर घर का अंदाज़ा इसी हो जाता तो ये हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ते लगाने वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि फला इंसान ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया कि तुम्हारे घर में जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता उनसे करवा दूँ? मैं जो बेटी आंगन में चावल चुन रही थी, अचानक से रिश्ते वाले की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग सिर्फ तो है, क्या आपको पता नहीं मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। वो तो रिश्ते वाली कहने लगी कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने उनको भी बताया है, मगर वो कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। मैंने जब उस लड़के वालों की तारीफें सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर ये उम्मीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्चे की शादी इसी घर में करवा दूँ। उन्हें मेरी बेटी के अंधेपन से कोई मतलब नहीं था। वो अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, कामकाज के लिए वो उनके पास नौकरानी ही बहुत है। वो बस मेरी बेटी के व्यवहार और अच्छे आचरण की वजह से इन्हें अपनाना चाहते थे। मगर एक बात समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला था। खैर, जैसे ही रात हुई तो मैंने ये बात अपने पति से कही। एक बार फिर पति माथे पर आ गए थे। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी बच्चे की जिंदगी नर्क बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहूँगा। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो चुकी थी। पति को बहुत समझाया मगर वो न माना। अगले दिन ही मेरे कहने पर लड़के वाले घर आ चुके थे। उस समय मेरा पति घर पर ही था। वो लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ आई औरत ने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, ये तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा पति हड़बड़ा कर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, मगर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ये वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। वो लोग कहने लगे कि ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। वो पहली बार हमारे घर में आए तो कई फल और सगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने विधि के हाथ पर 15,000 रखे। कुछ दिन बाद फिर आए तो एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। ये सब कुछ देखकर मैं अपने और मेरा पति अंदर ही अंदर पिघलते जा रहे थे। वो लोग हमारी बेटी में सच में दिलचस्पी रखते थे। वो औरत और उनका पति बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत नरमी से पेश आते। वहीं इनका लड़का भी हमें बड़ा ही भाया था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राजी हो चुकी थी, मगर मेरा पति नहीं माना था। उसने इस रिश्ते पर राजी होने में 2 महीने लगाए थे। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और हम उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। मेरी बेटी भी इस रिश्ते से बड़ी ही खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर मन की आँख से वो सब कुछ पहचान रही थी। शादी की डेट फिक्स करने लगे तो वो लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही सारे काम कर रहे थे और कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। एक दिन वो हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर की जाती है, क्योंकि ये सफ़र भी लंबा है। 4 घंटे बाद ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इसलिए हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है कि जब दूर से रिश्ता किया जाए तो शादी लड़के के यहाँ जाकर की जाती है। ये सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मगर फिर हमें मानना पड़ा क्योंकि जल्दी ही हमारे संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने ये तय किया कि वो लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ तय हो पाया और यूँ उस दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई।
हम लोगों को दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहां जाना था। अगले दिन जब हम गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां पर हमारे 3-4 घंटे व्यर्थ हो चुके थे। मजबूरन हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे हम 5 घंटों का रास्ता तय करके अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो मेरे पैरों के तले नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी और दुल्हन बनी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति उसके दाईं तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुर और उसके साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। हमें देखकर वो लोग आए और माफी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी थी, इसलिए हमने शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई और बेटी को आशीर्वाद देने लगे। वो घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ राज करेगी। ये शादी इनकी रीति रिवाज के मुताबिक ही हुई थी। हम एक दिन तक वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने को कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधों से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी को फोन करके पूछते रहते। वो कहती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये मुझे बिल्कुल सगे माँ बाप जैसे मोहब्बत देते हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं बेटी के मुंह से ये सुनती तो दिल में सुकून सा आ जाता। मेरा पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही। मैं बेटी से कहती किसी दिन हमारे यहाँ का चक्कर लगाओ, तो वो कहती कि माँ यहाँ पर उनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज रिश्तेदारों में हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते, तो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता। कई दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही हो, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसे कोई सांप आकर डस जाता, तो कभी वो किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही होती। मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को न बचा पाती। एक बार तो हद ही हो गई। मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही थी। ये सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उस दिन बेटी को कॉल की और बोली कि तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो ना। मेरी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी, बस शरद जी को काम से छुट्टी मिल जाए। 4-5 महीने गुजर चुके थे, मगर ना मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी और ना ही मेरी बेटी हमारे यहाँ आई थी। अब तो मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। जी चाहता था कि उड़कर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाऊं, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो मेरा दिल चीरने लगी थी। पति भी मेरे साथ ही उदास सा हो गया। कहने लगा, कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर जाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह हम दोनों पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ लिए हुए अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफर तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद बेटी के ससुर ने दरवाजा खोला। हम तो समझ रहे थे कि हमें देखकर वो मुस्कुराएगा, मगर उसके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई थी। उनका रंग पल भर में फीका पड़ चुका था। वो डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी। इस वक्त घर में सिवाय विधि और उसके ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। वहाँ पर कुछ देर बैठे और बेटी से पूछने लगे तो वाकई बड़ी खुश लग रही थी। ये देखकर तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में ही बैठा था। हमें बैठे हुए काफी देर हो गई तो
मैं बेटी से कहने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही हैं माँ, मेरे पति तो यहीं सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। मेरे तो सर पर पहाड़ टूट पड़ा। सामने तो बेटी का ससुर बैठा था। मैं तो बेटी से कहने लगी, क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर कहीं नहीं है, ये तो तुम्हारे ससुर हैं। मेरी बेटी फौरन बौखलाकर उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि नहीं माँ, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ ही इस घर में रहती हूँ। मेरा पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बेटी के ससुर को कहने लगा कि क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है। हम तीनों ही हैरत में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, गला साफ करके कहने लगा कि आपकी बेटी विधि ही मेरी ही पत्नी है। ये खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा पति आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ कर कहने लगा, एक क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी बहू थी। वो कहने लगा कि ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। यह धन दौलत मेरे पास बहुत थी, मगर मैं अभी कुंवारा था। मैंने अपने सभी बहन भाइयों का ब्याह कर दिया था। वह दूसरे मुल्कों में जाकर बस गए। जब मैंने शादी करने का सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते वाली से कहा कि जैसी भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया। और यूं विधि मुझे दिल ही दिल में भाने लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए मेरा सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर शादी वाले दिन भी मैंने आपके आने से पहले ही शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। यह खबर हम तीनों पर ही बिजली बनकर टूटी थी। मेरा पति तो गुस्से से उस इंसान को मारने लगा। विधि अलग रो रही थी। हमने उसी समय अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। इसके बाद विधि का पति कई बार आया और माफी मांगने लगा। उसने विधि से कहा कि विधि, तुम बताओ, क्या मैंने एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की? क्या तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें मैं हाथ का छाला बनाकर रख रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था, तुम्हें एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। विधि भी दिल ही दिल में अपने पति को पसंद करने लगी थी। कहने लगी कि हाँ माँ, मैंने ना तो इनका चेहरा देख रखा है और ना ही इनका शरीर, मैं तो बस व्यवहार और इनकी मेरे साथ मोहब्बत देखकर इनसे प्यार करने लगी हूँ। हमने जब देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है और वो भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, तो मजबूरन हमने अपनी बेटी को उस इंसान के साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगा। इसके बाद मेरी बेटी ने एक खूबसूरत से बच्चे को भी जन्म दिया। उसकी जिंदगी में खुशियाँ थी, वो अपने पति के साथ खुश थी। फिर हम कौन होते हैं उसे अपने पति से अलग करने वाले? हम भी उसकी खुशियों में ही खुश हो गए। हाँ, मगर ये झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी भुलाना आसान नहीं था। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।